जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल पर। मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों, आज के इस खास लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं COP 26 मीटिंग की, जो अभी 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर 2021 तक ग्लासगो में दोस्तों आयोजित हुआ था। दोस्तों, वैश्विक संकट को देखते हुए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जिसमें दुनिया भर के तमाम महत्वपूर्ण देशों ने दोस्तों इसमें भाग लिया। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इंडिया सहित कई देशों ने दोस्तों इसमें भाग लिया और बात की क्लाइमेट को रोकने के संबंध में, क्लाइमेट चेंज से होने वाले जो नुकसान है उनको कंट्रोल करने के संबंध में बात की गई। और दुनिया भर के देशों ने दोस्तों चिंता व्यक्त की है कि किस तरीके से विकसित देश विकासशील देशों के साथ मिलकर जो क्लाइमेट समस्याएं हैं, क्लाइमेट चेंज को लेकर समस्याएं हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। दोस्तों, इसके बारे में बातचीत की। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस COP 26 मीटिंग के बारे में, कहां से इसकी शुरुआत हुई है और क्या है ये मीटिंग और क्या खास बातें रही भारत के परिवेश में। दोस्तों, हम सभी बातों को आज इस लेक्चर में जानेंगे। दोस्तों, बात करें अगर COP 26 की, तो अभी मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड किंगडम का एक शहर है ग्लासगो, जहां पर दोस्तों एक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसको हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी बोलते हैं। दोस्तों, ये 26वीं मीटिंग थी यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत, जो 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर 2021 तक चली। इस पार्टी में खास बात जो रहा दोस्तों, वो ये रहा कि इस मीटिंग में सबसे बड़ी बात जो निकल के आई वो ये निकल के आई कि भारत ने अपने 5 सूत्री कार्यक्रम को दोस्तों यहां पर दिया। क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जाए या क्लाइमेट चेंज से होने वाले नुकसान पर कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके संबंध में भारत जैसे विकासशील देश द्वारा 5 सूत्रीय मजबूत कार्यक्रम पेश करना, ये दोस्तों खास चर्चा का विषय बना। तो जानेंगे उसके बारे में दोस्तों पूरी बात को। सबसे पहले जानते हैं कि दोस्तों ये COP 26 है क्या चीज, या ये COP 26 दोस्तों क्या होती है। तो दोस्तों, COP 26 में अगर बात करें हम लोग, तो ये COP 26 एक ऐसे देशों का समूह है जो दोस्तों दुनिया भर में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उससे होने वाले जो खतरे हैं उनसे निपटने के लिए दोस्तों प्लान करता है, उससे निपटने के लिए अपने टारगेट सेट करता है और किस तरीके से साफ सुथरी ऊर्जा का प्रयोग किया जाए, प्रदूषण युक्त ऊर्जा की जगह साफ सुथरी ग्रीन एनर्जी का, क्लीन एनर्जी का प्रयोग किया जाए, उसके संबंध में दोस्तों ये सारा ग्रुप काम करता है। और इसी तरीके से इस ग्रुप में भी दोस्तों लीडर्स आए थे, उन्होंने सबसे पहले दोस्तों एक काम किया और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया, और वो था दोस्तों स्टॉप द डिफॉरेस्टेशन। जी हां, सबसे पहला सबसे मुख्य मुद्दा जो रहा है वो है दोस्तों पेड़ों के कटान को लेकर। जी हां दोस्तों, अगर जलवायु परिवर्तन की हम लोग बात करें तो पेड़ों का कटान सबसे बड़ी समस्या बनकर दोस्तों आ रहा है। एक सर्वे के मुताबिक दोस्तों देखा गया कि अभी पिछले कुछ वर्षों में जितना भी पेड़ों का जो कटान हो रहा है, उसकी वजह से दोस्तों सबसे ज्यादा जलवायु पर दोस्तों प्रभाव पड़ रहा है, और उसी की वजह से दोस्तों यहां पर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी जो लीडर्स यहां पे COP 26 समिट में आए, सबसे पहला उनका यही यहां पर एक शर्त थी, यही यहां पर एक शपथ थी, यही यहां पर उनका एक उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से पूरे विश्व भर में जो भी चल रहा है डिफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ों का जो कटान चल रहा है, उसको रोका जाए और ग्रीनरी को दोस्तों पूरे वर्ल्ड में यहां पर बढ़ाया जाए। दूसरी बात जो थी वो थी दोस्तों मीथेन के इमिशन को कम करने से लेकर, यानी पूरे विश्व भर में हमने देखा कि मीथेन का इमिशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मीथेन दोस्तों एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट तो करती है और साथ में दोस्तों क्लाइमेट पर भी बहुत बुरे असर डालती है। तो किसी भी तरीके से सभी देशों के द्वारा मीथेन को कंट्रोल किया जाए, यह भी दोस्तों यहां पर एक मुख्य मुद्दा रहा। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि भारत ने भी दोस्तों अपने 5 सूत्री एक्शन प्लान को यहां पर रखा, जिसमें सबसे खास बात थी कि भारत ने कहा है कि 2070 तक भारत क्या करेगा, पूरी तरीके से कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। यानी इंडिया की इंडस्ट्री, इंडिया के व्हीकल्स और इंडिया की तमाम जो ऊर्जा जरूरतें हैं वो दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल प्रदूषण मुक्त हो जाएंगी। यानी भारत 2070 तक पूरी तरीके से कार्बन मुक्त देश बन जाएगा। तो इसके लिए क्या प्लान किए उनकी बात भी दोस्तों आगे के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों, अगर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन का एक संस्था है UNFCCC, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट कंजर्वेशन। दोस्तों, ये एक कॉन्फ्रेंस है जो यूनाइटेड नेशन का है, जो कि 1994 में बनाया गया था, और इसी के अंतर्गत दोस्तों ये COP समिट जो है दोस्तों हर साल होती है। और यही दोस्तों COP जो है वो UNFCCC का एपेक्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। यानी जो UNFCCC है, इस ऑर्गेनाइजेशन को जो भी फैसले लेने होते हैं वो COP 26 की जो मीटिंग होती है उसी के दोस्तों आधार पर लिए जाते हैं, और उसी के आधार पर किस तरीके से पूरी पृथ्वी पर जो ग्रीन हाउस गैस है उसको स्टेबल करना है दोस्तों, इस बात पर फोकस यहां पर चर्चा की जाती है।
बात करें दोस्तों UNFCCC की, ये भी नाम आया है तो 1992 में दोस्तों UNFCCC को दोस्तों यहां पर लाया गया था रियो अर्थ समिट के दौरान, इसको दोस्तों बनाया गया था। और दोस्तों अगर बात करें तो इसके बाद भी कई सारे समिट हुए जिनके अंतर्गत काम करता है, लेकिन 1992 में ही UNFCCC को दोस्तों यहां पर अडॉप्ट किया गया था जब रियो अर्थ समिट हुआ था। मकसद एक ही था कि जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय है उसको क्लाइमेट चेंज से होने वाली समस्याओं के प्रति जागरूक करना, ताकि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और सारी सरकारें मिलकर अपने क्लाइमेट को बचाने का प्रयास करें और मुख्यता से यानी प्रमुखता से इस पर दोस्तों काम करें। इस बात के लिए यह काम किया गया था। इसके बाद दोस्तों 1994 में जब ये बना है और उसके बाद दोस्तों पेरिस एग्रीमेंट हुआ हमारा 2015 में, जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों अभी ये पूरा काम करता है। यानी हमारा जो UNFCCC है वो इस समय पूरी तरीके से पेरिस एग्रीमेंट के दौरान जो समझौते किए गए थे उनको मॉनिटर कर रहा है, उनको रेगुलेट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों काम पूरा कर रहा है। आगे बढ़े दोस्तों, बात करें अगर भारत की, तो भारत ने दोस्तों इस COP26 में अपनी अलग छाप जरूर छोड़ी है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत इतने सारे कार्यक्रम पेश करेगा। और भारत ने दोस्तों एक विकासशील देश होते हुए भी यहां पर एक बहुत ही मजबूत कार्यक्रम और बहुत ही फोकस्ड प्लान दोस्तों अपना दिया है जो क्लाइमेट चेंज को लेकर है। 5 सूत्री कार्यक्रम दोस्तों भारत की ओर से बताए गए, 5 स्टेप 5 टारगेट भारत की ओर से बताए गए जो भारत अचीव करेगा अगले कुछ वर्षों में अपने क्लाइमेट को बचाने के लिए। तो वो पांचों में आपको बताता हूं कि पांचों क्या वो हमारे टारगेट थे। सबसे पहला टारगेट था भारत का कि भारत ने कहा है कि हम अगले 2030 तक, यानी अभी 2021 चल रहा है, तो लगभग अगले 10 वर्षों में जो ऊर्जा निर्माण है, जो हमारी एनर्जी कैपेसिटी है, वो 500 गीगावाट तक हम नॉन फॉसिल एनर्जी का प्रयोग करने लग जाएंगे। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए फॉसिल एनर्जी का मतलब होता है जीवाश्म ईंधन से बनाई गई ऊर्जा। यानी जीवाश्म ईंधन से बनाई गई ऊर्जा में क्या होगा, प्रदूषण क्रिएट होगा। अब 500 गीगावाट तक भारत ने कहा है कि हम नॉन फॉसिल एनर्जी तक पहुंच जाएंगे। 2030 तक हम ऐसे अपने रिसोर्सेज क्रिएट कर लेंगे जिससे 500 गीगावाट तक हम एनर्जी जो है वो दोस्तों नॉन फॉसिल फ्यूल से हम लोग बनाएं, नॉन फॉसिल एनर्जी को बनाएं। इसी में दोस्तों आपको बताऊं कि पहले भारत का टारगेट था 450 गीगावाट का, जिसको दोस्तों 100 गीगावाट को हम प्राप्त भी कर चुके हैं। और इसी 100 गीगावाट के बाद अब 500 गीगावाट तक का हमें टारगेट दोस्तों 2030 तक पूरा करना है, ऐसा हमारी सरकार ने दोस्तों COP26 में कहा। दूसरे अगर कार्यक्रम की बात करें, दूसरे टारगेट की बात करें, तो भारत ने कहा है इंडिया विल मीट द 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज बाय 2030। यानी भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि भारत अगले 10 वर्षों में ऐसे प्रयास करेगा कि 2030 तक भारत की जो कुल ऊर्जा जरूरत है उसमें से 50% जो एनर्जी है वो हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज से दोस्तों प्राप्त करने लग जाएंगे। रिन्यूएबल सोर्सेज का मतलब है कि वो प्रदूषण मुक्त ऊर्जा दोस्तों होगी। यानी ये बहुत बड़ा कदम दोस्तों होगा और इसके लिए भारत सरकार को और भारत की इंडस्ट्री को बहुत ही ज्यादा दोस्तों अच्छे स्तर पर काम करना होगा। क्योंकि अभी भारत की बात करें तो भारत में दोस्तों केवल 3% ऊर्जा ही ऐसी है जो दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर से हमें मिलती है, और अभी भी 90% दोस्तों एनर्जी ऐसी है जो अभी भी दोस्तों कोल बेस्ड हम लोग भारत में यूज करते हैं, यानी कोयला आधारित दोस्तों बिजली संयंत्र हैं। इसको चेंज करने के लिए, इसको मीटअप करने के लिए भारत सरकार को बहुत सारे कदम उठाने होंगे और भारत की इंडस्ट्री को भी दोस्तों बहुत आगे जाना होगा। लेकिन दूसरा टारगेट आप याद करिए कि 2030 तक भारत 50% जो ऊर्जा जरूरतें हैं उनको दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से प्राप्त करने लग जाएगा। ऐसा हमारी सरकार ने अपना टारगेट यहां पर रखा है। अगर तीसरे टारगेट की बात करें तो क्या रखा है, इंडिया विल रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन बाय 1 बिलियन टन बाय 2030। यानी क्या कहा है कि भारत अभी 2021 में जितना भी कार्बन इमिशन करता है उसमें 1 बिलियन टन की कमी लेकर आएगा 2030 तक। यानी दोस्तों क्या कह रहा है कि भाई कार्बन इमिशन कहां से होता है, कार्बन इमिशन होता है प्रदूषण वाली ऊर्जाओं का प्रयोग करने से, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करने से। अब भारत ने कहा है कि वो 1 बिलियन टन कार्बन इमिशन को कम करेगा 2030 तक। इसका मतलब दोस्तों यही है कि भारत ऐसे रिसोर्सेज की ओर जाएगा, ऐसे स्रोत की ओर जाएगा जहां से दोस्तों क्या हो सके, वहां से फ्री प्रदूषण यानी फ्री पॉल्यूशन वाली हमें एनर्जी मिल सके। चाहे वो हाइड्रो पावर हो, चाहे वो सोलर पावर हो, चाहे वो विंड पावर हो, चाहे वो थर्मल पावर हो, इन सब की ओर दोस्तों भारत अब बढ़ने वाला है। तो ये 3 बड़े टारगेट दोस्तों भारत ने रखे हैं।
चौथे टारगेट की बात की जाए तो इसमें दोस्तों कहा गया है कि 2030 तक इंडिया विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय 45%। यानी ये दोस्तों बड़ा यहां पर देखने को मिला है बूम, कि भारत ने यहां पर 2030 तक के लिए अपने लिए बहुत बड़ा टारगेट यहां पर सेट किया है कि कार्बन इंटेंसिटी को भी हम लोग क्या करेंगे, अपनी इकोनॉमी से 45% तक कम कर देंगे। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ा है, क्योंकि अभी तक की बात करें तो भारत ने केवल 25% को ही दोस्तों अचीव करा है। 25% से 45% का जो रास्ता है वो दोस्तों बहुत बड़ा रास्ता है। देखना होगा कि भारत किस प्रकार से इसको अचीव करता है। साथ ही साथ दोस्तों पांचवा और आखिरी जो टारगेट है वो है दोस्तों 2070 तक नेट जीरो का। देखिए यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, पहले था जीरो कार्बन इमिशन और अब है दोस्तों नेट जीरो। तो इसमें समझ लीजिए अंतर क्या है। जब हम पहले जीरो कार्बन की बात करते थे उसका मतलब होता था कि कार्बन इमिशन को रिड्यूस करना, यानी कार्बन इमिशन को कम करना। अब यहां बात की जा रही है नेट जीरो की, तो इसका सीधा मतलब है दोस्तों कि कार्बन इमिशन को बिल्कुल खत्म कर देना, जीरो पर ले आना। तो भारत ने भी दोस्तों यही कहा है कि 2070 तक भारत जो है वो नेट जीरो वाला देश बन जाएगा, यानी 100% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट इंडिया की होंगी वो क्लीन एनर्जी पर बेस्ड हो जाएंगी 2070 तक। हालांकि दोस्तों बाकी जो देश है, विकसित देश है, अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इन लोगों ने अपने नेट जीरो टारगेट 2050 को सेट किया है कि 2050 तक वो नेट जीरो कार्बन इमिशन वाले देश बन जाएंगे। उसके कंपैरिजन में भारत 2070 तक दोस्तों ये काम कर पाएगा। लेकिन दोस्तों भारत ये काम कर पा रहा है ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत की जनसंख्या, भारत के रिसोर्सेज और भारत की इकोनॉमी को देखते हुए दोस्तों ये बहुत बड़ा टारगेट है। और तमाम विकासशील देशों में भारत पहला देश है जिसने नेट जीरो का टारगेट दोस्तों सेट किया है। इसके अलावा किसी भी विकासशील देश ने अभी नेट जीरो का टारगेट दोस्तों यहां पर सेट नहीं किया है। तो ये एक बड़ी बात दोस्तों भारत के लिए है। और जिस प्रकार की भारत की जुगलबंदी दिखी दोस्तों वैश्विक नेताओं के साथ इस COP26 मीटिंग में, चाहे वो ब्रिटेन के राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन हो, चाहे वो फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन हो, चाहे वो जो बिडेन हो, और चाहे वो दोस्तों जर्मनी और बाकी नेता हो दोस्तों, इन सभी के साथ भारत का जो एक केमिस्ट्री दिखी है, भारत की जो एक बातचीत दिखी है, उसको देखकर दोस्तों लगता है कि भारत दोस्तों वाकई में अपने दावों पर दोस्तों तेजी से काम कर रहा है और पूरे विश्व का जो विश्वास है वो दोस्तों यहां पर भारत पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहीं पर बात करें दोस्तों तो भारत ने एक यहां पर और भी स्लोगन दिया है, और वो स्लोगन है दोस्तों वन लाइफ वन वर्ल्ड। ये दोस्तों स्लोगन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इस समिट में दोस्तों दिया गया, और यहां पर भी दोस्तों भारत ने अपने दर्शन को दिखाया, अपनी संस्कृति को यहां पर दोस्तों दिखाया। क्या दिखाया कि इस लाइफ शब्द का मतलब क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। यहां पर दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा कि भाई केवल नियम कायदे कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, केवल उन चीजों को अप्लाई करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें अपनी डेली की दिनचर्या जो है, हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जो है उसमें भी पर्यावरण के प्रति दोस्तों हमें एक जागरूकता दिखानी होगी, एक हमें वहां पर संवेदनशील दिखानी होगी। यानी हमें अपना जो लाइफ स्टाइल है वो भी दोस्तों पर्यावरण के अनुकूल लाना होगा। जैसा कि भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से चलता आ रहा है कि प्रकृति की सेवा करिए, प्रकृति का संरक्षण करिए। तो उस चीज को दोस्तों यहां पर भारत के दर्शन को यहां पर सभी देशों के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने रखा। तो ये भी आप याद करिए कि वन लाइफ वन वर्ल्ड का एक दोस्तों यहां पर स्लोगन भी भारत ने यहां पर दिया है। साथ ही साथ दोस्तों नेशनली डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन है उसमें भी भारत दोस्तों 9% तक दोस्तों अचीव कर रहा है। जी हां दोस्तों, भारत एक अकेला ऐसा देश है जो अभी भी दोस्तों पेरिस एग्रीमेंट के द्वारा जो दिए गए टारगेट थे उन पर सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। बाकी बहुत सारे देश ऐसे हैं दोस्तों जो पेरिस एग्रीमेंट पर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जो कार्बन बजट को दोस्तों रखने के लिए ऊपर था पेरिस एग्रीमेंट 2015 में, उसके लिए भी दोस्तों भारत ने काफी यहां पर काम कर लिया है। यहां पर दोस्तों मैंने देखिए एक आपको दिखाया है, यहां पर अंतर है, ये पेरिस एग्रीमेंट और जो ग्लासगो एग्रीमेंट है उसमें दोस्तों भारत के जो टारगेट्स हैं उनको मैंने यहां पर दिखाने का प्रयास किया है, जिससे आपको एक समझ आएगी कि भाई कितना भारत ने अपने टारगेट्स को बढ़ाया है। अगर हम बात करें पेरिस एग्रीमेंट की जो 2015 में हुआ था और ग्लासगो की बात करें 2021 में जो हो रहा है, इन 6 वर्षों में भारत ने जो इमिशन इंटेंसिटी है उसको दोस्तों बढ़ाकर 45% तक करने का अब लक्ष्य रख लिया है। इसी प्रकार जो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज है दोस्तों वो 40% का टारगेट था जिसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। हालांकि कार्बन सिंक के मामले में दोस्तों कोई भी चेंज यहां पर नहीं किया गया।
इसके साथ साथ दोस्तों आगे बात करें तो आगे यहां पर देखना यह होगा कि पूरा विश्व किस तरीके से दोस्तों अब यहां पर आगे बढ़ेगा और वैश्विक देशों ने यहां पर किस तरीके से दोस्तों अपने संबंधों को बढ़ाया है और क्या यहां पर दोस्तों नए समझौतों को बात की गई है, उसकी एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों है मीथेन प्लेज की, यानी मीथेन गैस के जो इमिशंस हैं उनको कैसे रोका जाए। इस बात पर दोस्तों सभी देशों ने प्रमुखता से चर्चा की और किस तरीके से जो मीथेन को रोका जाए उस पर काम किया जाए, इस पर दोस्तों यहां पर चर्चा की। इसकी मुख्य वजह दोस्तों क्या है कि मीथेन गैस जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दोस्तों सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस यानी सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करने वाली गैस है। जी हां, ये दोस्तों देखा गया कि मीथेन का जो इमिशन है दोस्तों वो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस दोस्तों बनाता है और 0.2 डिग्री सेल्सियस का ग्लोबल वार्मिंग हम लोग कम कर सकते हैं अगर मीथेन के इमिशन को दोस्तों हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा दोस्तों यहां पर मीथेन का कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट को बढ़ाने में और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में, इसीलिए सभी देश दोस्तों इस पर यहां पर चर्चा करने पर जुटे हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं दोस्तों तो यहां पर एक बात और भी है, जो सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है दोस्तों क्लाइमेट चेंज में आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी दोस्तों जो है ग्रीन हाउस गैस में अगर देखा जाए तो मीथेन ही है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दोस्तों सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है वो मीथेन बनकर आया है दोस्तों। तो इसीलिए भी मीथेन के इमिशन पर यहां पर चर्चा सबने की और इसको रोकने की दोस्तों यहां पर बात की गई। साथ ही साथ दोस्तों दूसरी बात अगर करें तो डिफॉरेस्टेशन प्लेज, यानी दोस्तों यहां पर दूसरी बात जो प्रमुखता से ली गई है वो है दोस्तों हरियाली को बढ़ाने की, यानी पेड़ों के कटान को रोकने की। जी हां, यहां पर दोस्तों देखा गया कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत बड़ी संख्या में जो भूमि है वो दोस्तों पेड़ों के कटान से युक्त हो गई, यानी वहां से जंगल साफ कर दिए गए। ये देखिए एक मैंने आंकड़ा भी यहां पर दिया है, करीब करीब 2,58,000 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट था, जो कि यूनाइटेड किंगडम के दोस्तों एरिया से भी बड़ा है। इतने बड़े इलाके में जो जंगल थे दोस्तों वो पूरी दुनिया से सफा चट कर दिए गए। आधुनिकता की दौड़ में कहें या विकास की दौड़ में कहें या मानव जरूरतों की दौड़ में कहें दोस्तों, लेकिन ये हमने अपना बड़ा नुकसान दोस्तों यहां पर करा है और इसकी गंभीरता को समझते हुए अब पूरे वैश्विक नेताओं ने साफ कर दिया है कि भाई हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना ही होगा और इसके अलावा दोस्तों हमें पेड़ों के लगाने पर भी ध्यान देना होगा और जो भी फॉरेस्ट कवर एरिया है उसको बढ़ाने पर दोस्तों यहां पर ध्यान देना ही होगा। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बात अगर करें तो अगली बात दोस्तों यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने कही है और वो है दोस्तों क्लाइमेट फाइनेंस की। जी हां दोस्तों, ये एक सबसे बड़ी समस्या बनकर आती है। देखिए इसको छोटी सी भाषा में आपको समझाता हूं। भाई आज हम कोयले का प्रयोग कर रहे हैं जिससे हो रहा है प्रदूषण। अगर हमें प्रदूषण को रोकना है तो कोयले की जगह हमें इस्तेमाल करनी होगी सोलर पावर, विंड पावर, थर्मल पावर। उसके लिए चाहिए होगा दोस्तों टेक्निक और उसके लिए चाहिए होंगे नए रिसोर्सेज, उसके लिए चाहिए होगा पैसा। अब दिक्कत यह आती है कि जो विकसित देश है उनके पास तो भरपूर पैसा है, वो तो अपने सारे काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो विकासशील देश हैं भारत जैसे, हमारे देश में और भी कई समस्याएं हैं। हमें गरीबी से भी लड़ना है, हमें भुखमरी से लड़ना है, हमें स्वास्थ्य से लड़ना है, हमें नौकरियां लेनी है। इस तरह की और भी समस्याएं हैं जिससे विकासशील देश और पिछड़े हुए देश दोस्तों किसी भी तरीके से साफ और क्लीन एनर्जी बात तो सोच भी नहीं सकते। इसी बात को ध्यान रखते हुए दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर कहा कि जो भी विकसित देश है वो दोस्तों एक क्लाइमेट फाइनेंस की व्यवस्था करें जिसको दोस्तों सभी देशों को प्रोवाइड कराया जाए। करीब करीब 1 ट्रिलियन यूएसडी की दोस्तों यहां पर बात की है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इतना दोस्तों कम से कम पैसा जो है वो विकासशील देशों को प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि विकासशील देश उसका प्रयोग करके अपने आगे जरूरतों को पूरा कर सके। यहां पर एक खास बात मैं जरूर कहूंगा दोस्तों, पेरिस एग्रीमेंट जब हुआ था 2015 में, तब भी दोस्तों जो अपने विकसित देश थे उन्होंने कहा था कि हम विकासशील देशों की मदद करेंगे, लेकिन दोस्तों वो अभी तक नहीं कर पाए। इस बात को भी प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुखता से उठाया कि भाई विकसित देश जो है वो इस मामले में भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और जो विकासशील देश हैं उनको आगे लाने पर काम करें, यानी उनको क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी और दोस्तों फाइनेंस की व्यवस्था करने का प्रयास करें। यह भी दोस्तों बात की जिसको भी दोस्तों कई देशों का समर्थन यहां पर प्राप्त हुआ। इसके अलावा दोस्तों बोरिस जॉनसन के साथ मिलकर भारत ने एक बहुत ही बेहतरीन परियोजना की भी दोस्तों शुरुआत की है जिसका नाम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। जी हां दोस्तों, भारत का जो इनिशिएटिव है जो यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर किया गया है, यह सोलर एनर्जी को दोस्तों पूरे विश्व में फैलाने का और बड़े स्तर पर इसका प्रयोग करने के दोस्तों किया गया है। काम क्या करेंगे? काम यही करेंगे, नाम से क्लियर है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यानी पूरे विश्व में बड़ी ग्रिड के माध्यम से एक साथ सभी देशों में
सोलर एनर्जी को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, यानी सोलर एनर्जी को दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इस तरह के रिफॉर्म दोस्तों यहां पर किए गए जो वाकई में क्लाइमेट चेंज से बचाने के लिए हम सभी को दोस्तों बहुत जरूरी यहां पर लगने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों COP26 मीटिंग में घोषणाएं जबरदस्त हुई हैं, मीटिंग जबरदस्त हुई है और सभी देशों का रुझान भी रहा है, सभी प्रधानमंत्रियों का, सभी राष्ट्राध्यक्षों का यहां पर रुझान भी रहा है। लेकिन देखना यह होगा कि अगले कुछ वर्षों में ये सभी देश इन बातों पर कितना खरा उतर पाते हैं और अपने टारगेट्स को कितनी तेजी से यहां पर अचीव कर पाते हैं, यह देखना बहुत जरूरी होगा। कुल मिलाकर एक बात क्लियर है दोस्तों कि क्लाइमेट को बचाने के लिए हमें अभी तुरंत इसी वक्त दोस्तों इमरजेंसी घोषित करते हुए यहां पर कदम उठाने ही होंगे, वरना दोस्तों क्लाइमेट के बारे में बहुत सारी बुरी खबरें हम लोग डेली सुनते ही हैं और नुकसान काफी तेजी से हो रहा है, जिसको रोकने के लिए हमें आज अभी इसी वक्त दोस्तों इन सभी टारगेट्स पर काम करने की यहां पर आवश्यकता है। चलिए तो दोस्तों ये पूरी मीटिंग मैंने आपको बताई है, उम्मीद है कि आपको सारी ये चीजें समझ में आई होंगी, सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ इस तरह की वीडियो के लिए और हम आपके लिए लेके आते रहेंगे और भी तमाम तरह की वीडियो। चलिए विदा लेता हूं, आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहिए और दोस्तों आलस्य से दूर रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।